आज जो हम लोगों को टॉपिक करना है उस टॉपिक का नाम है एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो क्या करना है, हमें एवरेज एटॉमिक मास का टॉपिक करना है। ठीक है, ओके। कहाँ है बाकी लोग? क्लास मिस करेंगे तो कैसे चलेगा भाई? ठीक है, ये हो गया। हाँ, आज का जो टॉपिक है, टॉपिक डालो, आज का टॉपिक डालो एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, हमने आपको मासेस याद करने के लिए कुछ मासेस लिखवाए थे, है ना? हमने याद करने के लिए कुछ मासेस लिखवाए थे और उन मासेस में क्लोरीन के केस में क्लोरीन का मास हम लोग लिखते हैं 35.5 AMU। क्या मास लिखते हैं क्लोरीन का? 35.5 AMU। कॉपर का मास हम लोग लिखते हैं, कॉपर का मास लिखते हैं 63.5 AMU, है ना? यूजुअली जितने भी मासेस थे वो लगभग अपने राउंड फिगर में आ रहे थे, होल नंबर में आ रहे थे। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 4 है, लिथियम का 7 है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? लेकिन ये दो मासेस जो थे हमारे वो किस में आ रहे थे? 35.5, 63.5, ये डेसिमल में आ रहे थे। तो आखिर ये दो मासेस डेसिमल में क्यों आते हैं और क्या बाकी के मासेस भी डेसिमल में आते हैं या होल नंबर में आते हैं? तो बेटा पहली चीज तो ये है कि जितने भी एटॉमिक मासेस हैं, सारे एटॉमिक मासेस किसी न किसी डेसिमल में आते हैं, लेकिन यूजुअली उनका जो डेसिमल होता है, जैसे लिथियम में की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली 6.97 है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली करके 7 याद करते हैं। ठीक है, हीलियम की जो वैल्यू आती है वो कई जगह 3.98 आती है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली करके 4 याद करते हैं, लेकिन इनको अप्रोक्स नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो अब अगला सवाल उठता है कि आखिर इसका मास 35.5 क्यों आया है? ठीक है ना? तो भाई ये आता है इसके आइसोटोप के कारण। किसके कारण आता है जल्दी बताओ? ये आता है इसके आइसोटोप के कारण। ठीक है, तो हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन के नेचर में 2 आइसोटोप मिलते हैं। ठीक है ना? नेचर में कितने आइसोटोप मिलते हैं क्लोरीन के? 2। नेचर मतलब अर्थ की बात कर रहा हूं। अर्थ में 2 आइसोटोप्स मिलते हैं। तो एक आइसोटोप होता है क्लोरीन 1735, उसका मास होता है 35, और जो दूसरा आइसोटोप है वो है 1737, यह है दूसरा आइसोटोप। समझ में आ रहा है? अर्थ में, जो हमारी अर्थ है, अर्थ में 25% बाय मोल, 25% बाय मोल क्लोरीन 37 वाला मिलता है, और 75% बाय मोल परसेंट निकाला गया है, 75% बाय मोल जो है क्लोरीन 35 वाला मिलता है। तो अब तो साइंटिस्ट के ऊपर दिक्कत हो गई, टेंशन हो गई भाई कि रिएक्शन में कौन सा मास लूंगा मैं, 37 या 35? फंस गए कि नहीं फंस गए बताओ? तो साइंटिस्ट ने बोला भाई हम ना तो 37 ले सकते ना तो 35, क्योंकि नेचर में आइसोटोप्स हमेशा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। समझ में आ रहा है? नेचर में आइसोटोप्स जनरली इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसका मतलब अगर मैं सी वाटर से भी नमक निकालूं, NaCl, तो उसमें जो क्लोरीन होगा उसमें 75% जो होगा क्लोरीन 35 वाला होगा, और 25% क्या होगा? क्लोरीन 37 वाला होगा। मैं किसी भी सोर्स से निकालूं, समझ में आ रहा है? यही होने वाला है। किसी भी सोर्स से निकालूं यही होने वाला है। तो इसका एवरेज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा जल्दी बताओ? एवरेज। और हम सिंपल मैथमेटिकल एवरेज नहीं ले सकते, ठीक है ना? हमें उसका एवरेज उसके मोल के हिसाब से लेना पड़ेगा। ठीक है ना? हमें उसका एवरेज किस हिसाब से लेना पड़ेगा? उसके मोल परसेंट के हिसाब से लेना पड़ेगा। मोल परसेंट, या इसी को बोला जाता है परसेंटेज अबुंडेंस, अधिकता। नेचर में कितना परसेंट उसका मिलता है, परसेंटेज अबुंडेंस के हिसाब से लेना पड़ेगा। और उसके लिए फॉर्मूला बताया जाता है, एवरेज एटॉमिक मास का, एवरेज एटॉमिक मास का। इसको शॉर्ट में लिखेंगे एवरेज। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है A1P1 प्लस A2P2 अगर 2 आइसोटोप हैं तो डिवाइडेड बाय 100। अगर 2 आइसोटोप है तो A1P1
प्लस A2P2 अपॉन 100। ठीक है ना। जैसे मैं वही पुराना एग्जांपल ले लेता हूं जो मैंने यहां लिया है, ये वाला, और इसका ए एवरेज निकालता हूं। ठीक है ना। तो यहां पर A1 क्या है? यहां पर A1 है, यह है परसेंटेज अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। ठीक है ना। और P1 क्या है? P1 है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, परसेंटेज अबंडेंस नहीं है A1। A1 जो है, A1 है मास नंबर ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। A1 है मास नंबर ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। और जो P1 है इसको बोला जाता है परसेंटेज अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। तो अब तो समझ जाओगे कि A2 क्या बोल रहा है और P2 क्या बोल रहा है। ठीक है। अब हम वही करेंगे, ए एवरेज इज इक्वल टू A1P1 प्लस A2P2 अपॉन 100। तो पहले वाले का है 35, उसका परसेंटेज कितना है? उसका परसेंटेज है 75, प्लस दूसरे वाले का कितना है? 37, उसका परसेंटेज कितना है? 25 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। या तो पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर मैं 25 कॉमन निकाल लेता हूं। 25 कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा 35 इंटू 3, है ना। और यहां हो जाएगा 37 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व कर लो इसको, समझ में आ रहा है? सॉल्व कर लो, सॉल्व करके देखना, आंसर 35.5 ही आएगा। इसे बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास का केस। लिख लो इसे जल्दी से। आओ बेटा, आ जाओ।
हो गया। देखो भाई, ये फॉर्मूला हम अगर दो से ज्यादा आइसोटोप हैं तो भी इस फॉर्मूले को हम लगा सकते हैं। समझ रहे हो? अगर दो से ज्यादा आइसोटोप है तो भी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट कर लो जल्दी से इसे। तुम्हारा फ्रेंड नहीं दिख रहा, कहाँ गया वो? अनिकेत, अनिकेत नाम। घर बड़ा जा रहा है वो। घर पर है मतलब, या घर गया है? क्यों? सैटरडे संडे भी जा सकता है, इतनी छुट्टियां दी है हमने। हो गया भाई? चलो, फॉर्मूला लिख लो, इसके बाद आगे के क्वेश्चंस करेंगे। फॉर्मूला लिख लो। हाँ बेटा, हो गया। चलो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 है, एन एलिमेंट एक्स, एन एलिमेंट एक्स हैज 3 isotopes. An element X has 3 isotopes. ठीक है, 3 isotopes. X63, X63 40% है, X63 40% है, X66 50% है, और X68 10% है, 10% है। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एक्स। करो क्वेश्चन, बन जाएगा ना? सिंपल, एक ही फॉर्मूला तो लगाना है बस। लिखो पहला क्वेश्चन, सॉल्व करो।
पिछले वाले का आंसर आया कितना आ रहा बताओ 60 कितना आ रहा है 65 AMU सभी लोगों का आ रहा है 65 AMU आ रहा है बहुत बढ़िया ओके ज्यादा तो ये लिख लेना A1 कितना है 63 P1 कितना है 40% A2 कितना है 66 P2 कितना है 50% और A3 कितना है 68 P3 कितना है 10% इजी है ना ये फॉर्मूला लगाना बोलो ए एवरेज कितना हो जाएगा A1 P1 प्लस A2 P2 प्लस A3 P3 डिवाइडेड बाय 100 यही किया ना अरे बोलो भाई यही किया ना क्लास में जवाब दिया करो ये हो गया ये हो गया ठीक है ना और ये हो गया डिवाइडेड बाय 100 हो गया ठीक है हो जाएगा 0 0 0 ये 0 कैंसिल हो गया 63 इंटू 4 कितना आ रहा है 252 66 इंटू 5 कितना आ रहा है 330 और ये 68 बाय 10 8 और 2 10 0 1 5 और 1 6 6 6 12 12 3 15 65 650 अपॉन 10 65 AMU जबकि सोचो उसका 65 वाला आइसोटोप भी नहीं है लेकिन फिर भी एवरेज 65 आ गया है ठीक है ना तो ऐसा होता है ठीक है ना अगला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन करो क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो क्वेश्चन लिख लिया ना बोलो भाई क्वेश्चन 3 है फॉर एन एलिमेंट X एवरेज atomic mass is 65 AMU if it has two isotopes X 63 and X 66 calculate percentage abundance of each isotope हर एक आइसोटोप का
परसेंटेज अबंडेंस निकालना है। हर एक आइसोटोप का परसेंटेज अबंडेंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3। For an element X, average atomic mass is Z if it has two isotopes with atomic masses with Z minus 1 and Z plus 3. Calculate percentage abundance calculate percentage abundance of lighter, मतलब हल्का वाला लाइटर आइसोटोप। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ। बन जाएगा ना, ज्यादा ही बस तो है। यस, 236.2। तो इसका आंसर आ रहा है 236.2 AMU। बेटा अगर किसी का आंसर नहीं आया है तो मुझे बता सकता है, मैं सॉल्व कर दूंगा, है ना। बाकी मेरे करने लायक कुछ है ही नहीं। तो कैलकुलेशन है, गलत हुआ है इसका मतलब मैथ्स खराब है। घर जाके टेबल याद करो, तभी तो इंटू और डिवाइड करोगे। आगे बढ़े, बोलो भाई, यही आंसर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल सही। बाकी लोग कैसे करेंगे? क्यों अनंत, नहीं हुआ? कितना आया? में नहीं आ सकते क्या आंसर यार? तुम IIT की तैयारी करो, गजब बात है। गणित के स्टूडेंट हो तुम, मैथ्स पढ़ते हो। हाँ, तो मुझे इतने से रहे होगे तब से तुम्हें डेसिमल बताया गया है। बहुत बढ़िया, सही है। किसका आया लेकिन ये भी तो बताओ। कौन से वाले का? जिसका 66 था उसका आया है 66.67%। ठीक है, बाकी तुम लोगों का आया आंसर पीछे? क्या करेंगे? क्वेश्चन लिखे ही नहीं अभी तक, थोड़ी तेजी लाओ।
कैसे सॉल्व करेंगे इसे? देखो भाई, पहले गिवन लिख लेते हैं, एलिमेंट है x, जिसके दो आइसोटोप्स हैं x63 और x66। समझ में आया? ठीक है, इसका परसेंटेज मान लेंगे P1, इसका परसेंटेज मान लेंगे P2। अगर दो ही आइसोटोप हैं, इसका मतलब P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 100 है। भाई दो आइसोटोप हैं, दो ही आइसोटोप हैं, तो टोटल पर P1 प्लस P2 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, है ना? ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है, क्यों भाई? दो आइसोटोप है तो P1 प्लस P2 100 हो जाएगा। तो एक को क्या कर लो, एक को x मान लो, P1 को x मान लो, x%, तो P2 कितना हो जाएगा? P2 हो जाएगा 100 माइनस x, यही हो जाएगा। ये दिया है A1 और ये दिया है A2, फॉर्मूला लगा दो ए एवरेज का, ए एवरेज का A1 P1 प्लस A2 P2 अपॉन 100। वैल्यू पुट कर दो, A1 63 इंटू इसका P1 x, A2 66, इसका पुट कर दो 100 माइनस x, अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन हो जाएगा 100। एवरेज कितना है? 65, 65 ही एवरेज है ना? ओके, ये हो जाएगा 65 100, ये हो जाएगा 63x प्लस 66 100 माइनस 66x। इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस ये है 6600, ये है 6500। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ये हो गया 3x, यह हो जाएगा 6600 माइनस 6500, माइनस करके कितना आ गया? 100। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100/3, 33.33%। समझे कि नहीं समझे? बोलो, यही मेथड यूज करी ना? ठीक है ना भाई, हमारे पास एक मिक्सचर है, तो दो ही चीजें हैं, तो दोनों का परसेंटेज मिला के कितना होगा? 100 ही होगा, कॉमन सेंस है। तो अगर x, तो P1 है 33.33%, तो ये हो जाएगा 66.67%, यही आएगा ना 100 माइनस एक्स करके। बोलो भाई, हाँ या ना? बताओ, आ गया? किसका किसका आ गया था आंसर पहले ही? तुमको बेटा लास्ट में नहीं समझ में आ रहा था कि आ गया तुम्हारा? हो गया, आगे बढ़े? करो करो करो। हो गया बच्चों? चलो ये करो, क्वेश्चन नंबर 4। लाइटर वाला आइसोटोप का कितना आएगा? 75%। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो इसको कंप्लीट कर लो, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे।
हाँ बच्चों, हो गया? बोलो भाई, बताओ, हो गया? तो थोड़ा सा स्लो नहीं है बेटा? एक एलिमेंट x है, उसका एक आइसोटोप है एक्स जेड माइनस वन और एक है एक्स जेड प्लस थ्री, है ना? एक का परसेंटेज x% मान लो, एक का परसेंटेज 100 माइनस x% हो जाएगा। दो आइसोटोप है तो ये कर सकते हैं, ठीक है ना? तीन आइसोटोप वाला केस आता नहीं है। और उसके बाद ए एवरेज का फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा A1P1 प्लस A2P2 बाय 100, ये हो जाएगा, ठीक है? तो A1 है अपने पास Z माइनस वन, P1 है अपने पास x, दूसरा है अपने पास Z प्लस थ्री और ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स। पॉलिनोमियल टाइप का बनेगा, सॉल्व करना है, डिवाइडेड बाय x और एवरेज है z, तो ये हो जाएगा 100z, यहाँ पे ये हो जाएगा zx माइनस एक्स प्लस ये हो जाएगा 100। पहले z का मल्टीप्लाई करेंगे, z का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100z माइनस zx प्लस 300 माइनस 3x, ठीक है? उसके बाद ये प्लस zx है, ये माइनस zx से कट जाएगा, है ना? ये 100z है और ये 100z कटेगा तो यहाँ जीरो आ जाएगा, माइनस होगा क्योंकि वो एक्चुअली कट नहीं रहा है, माइनस हो रहा है, वो यहाँ आके माइनस हो रहा है। तो बचा यहाँ पे माइनस 4x और साथ में प्लस 300, मतलब हमारे पास हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 300। तो x इज इक्वल टू 300 बाय कितना, 300 बाय 4, तो ये आ जाएगा 75%। तो लाइटर आइसोटोप Z माइनस वन था, एक्स जेड माइनस वन, यही हल्का वाला आइसोटोप था, और जो लाइटर आइसोटोप है उसका परसेंटेज निकल कर आया 75%, ठीक है बेटा? बोलो भाई। डन? क्यों भाई, हो गया? कुछ नहीं है, छोटा सा पॉलिनोमियल सॉल्व हुआ और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़े? ये तो सभी ने निकाल ही लिया होगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो। अगला टॉपिक असल में यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो तीन टॉपिक्स को मिलाकर आते हैं, ठीक है ना? तीन टॉपिक्स को मिलाकर सवाल बनते हैं। ये तीन टॉपिक्स हैं, पहला है परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, दूसरा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। इन तीन टॉपिक्स को मिलाकर हमारे सवाल बनते हैं। चलो, है ना? पहले हम लोग देखेंगे, फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इसका, वो है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, एक्चुअली ये जो परसेंटेज कंपोजिशन हम निकाल रहे हैं ये है, इसको हम बोल सकते हैं मास परसेंट ऑफ एलिमेंट, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड,
मास परसेंट ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। बेटा परसेंटेज कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं? अगर सच में देखा जाए तो परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है एक्सपेरिमेंट करके। समझ में आ रहा है? क्या करके बेटा? एक्सपेरिमेंट करके। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो एक टॉपिक है पूरा इस चीज का, ठीक है ना, जिसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे इसकी पूरी। ओके, लेकिन अभी जो है, अभी हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो परसेंटेज कंपोजिशन अभी के लिए तो हम ये बोल देंगे कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। तो अभी लिख देंगे जनरली कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंट, जनरली कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंट इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो कि इन सब एक्सपेरिमेंट के ऊपर वर्क करती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसके अंदर एक्सपेरिमेंट से निकाले जाते हैं, ठीक है। ओके, लिटरली हम कई जो सब्सटेंस आता है उनका वेट तक निकालते हैं, मास कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे फॉर नाउ वी कैलकुलेट यूजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या यूजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई? ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। तो एग्जांपल लेट से मैं किसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा? वाटर के लिए, वाटर H2O। अगर मुझे इसमें परसेंटेज हाइड्रोजन निकालना है, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन का मास परसेंट निकालना है। मतलब मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मुझे लिखना पड़ेगा मास ऑफ वाटर इंटू 100। यही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो। अब हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 AMU। हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 1 AMU। यहां हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2। तो भाई यहां हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन या एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वाटर। अगर मैं कंपाउंड से निकाल रहा हूं तो वाटर का क्या पुट करूंगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड पुट करूंगा नीचे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ये मैंने एक फॉर्मूला बना लिया इंटू 100। बना फॉर्मूला कि नहीं बना बताओ? ठीक है, ये फॉर्मूला बनाया। अब इस फॉर्मूले से अगर मैं परसेंटेज हाइड्रोजन निकालूंगा तो परसेंटेज हाइड्रोजन 2 है एटम के नंबर, 1 है हाइड्रोजन। वाटर का टोटल कितना आता है? 18। यही आता है कि नहीं आता बताओ? तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा 9। 9 से इसको डिवाइड करेंगे 100 को तो 11.11% आएगा। एक्सपेरिमेंटली भी अगर वाटर से निकाला जाए तो इतना ही परसेंट आता है। एक्सपेरिमेंटली भी निकाला जाए तो बोलो इतना ही परसेंट आता है। अगर ऑक्सीजन का निकालना है तो भाई एक तरीका तो है, आप बोल सकते हो ऑक्सीजन के एटम कितना है? एक ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना होता है? 16 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18, ये हो जाएगा 88.89%। समझ में आ रहा है? या फिर हम क्या कर सकते हैं? क्या हो गया बेटा? नहीं समझ में आ रहा है? तो परेशान लग रहे हो, सर झुका के क्या कर रहे थे? हाँ, दूसरा काम क्या कर सकते हैं? दूसरा अगर 2 है तो हम ऐसा कर सकते हैं, परसेंटेज हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना होगा? 100 होगा। हाँ 100 होगा। हाइड्रोजन का क्या है? 11.11। परसेंटेज ऑक्सीजन निकालना है तो कितना हो जाएगा? परसेंटेज ऑक्सीजन हो जाएगा 100 माइनस 11.11, तो अपने आप आ जाएगा 88.89%। एक ये भी कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना? कर सकते हैं ना? तो इतना सब करके हमारे पास परसेंटेज एलिमेंट का फॉर्मूला आ गया है, ठीक है ना। परसेंटेज एलिमेंट ऊपर लिखेंगे एटॉमिक मास
ऑफ एलिमेंट इनटू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। ये इसका फॉर्मूला आ गया। अब मैं क्या कर देता हूं, इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने में थोड़ा टिपिकल होगा, तो मैं एक काम कर देता हूं, मैं इसको बोल देता हूं एम एलिमेंट। क्या लिख देते हैं, एम एलिमेंट। नंबर ऑफ एटम को मैं बोल देता हूं जेड, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास को मैं बोल देता हूं एम कंपाउंड। तो फॉर्मूला शॉर्ट में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। अरे बोलो भाई, हाँ या ना। तो परसेंटेज एलिमेंट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ एलिमेंट इनटू जेड अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड। सही है, बन जाएगा, ठीक है। लिखो इसे, कुछ क्वेश्चंस दूंगा इस पर बेस्ड भी। ठीक है, हो गया भाई, लिख लिया, क्यों भाई, कंप्लीट कर लो इसे। यस ऑब्वियसली, इंटू 100, इंटू 100, करो इसे।
हाँ भाई, हो गया। लिख लो इसे। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट परसेंटेज, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, मास परसेंटेज ऑफ, mass percentage of each element, mass percentage of each element in following, mass percentage of each element in following। पहला एग्जांपल है CH4, दूसरा एग्जांपल है C2H6, तीसरा एग्जांपल है CaCO3, फोर्थ एग्जांपल है C6H12O6, फिफ्थ एग्जांपल है NaCl। चलो बहुत है। किसी को कोई डाउट है बताओ। हम्म।
ये पहले दो हो गए। कार्बन परसेंटेज कितना है? कार्बन 25 है, कार्बन 75 है। परसेंटेज हाइड्रोजन कितना है? 25 है, बहुत बढ़िया। परसेंटेज कार्बन कितना है? परसेंटेज कार्बन है 80, बहुत बढ़िया। परसेंटेज हाइड्रोजन 20% है, परसेंटेज हाइड्रोजन सही है। चलो थर्ड फोर्थ फिफ्थ करो। हो गए सारे? जल्दी करो इसे। हो गया? बताओ भाई, परसेंटेज कैल्शियम कितना है इसमें? थर्ड वाला आंसर 40%। परसेंटेज कार्बन और परसेंटेज ऑक्सीजन 48%, बहुत बढ़िया। ये वाला हुआ? परसेंटेज कार्बन कितना है? 40%। परसेंटेज हाइड्रोजन 6.6। चलो, परसेंटेज ऑक्सीजन 53.33 आएगा फिर। 6.7 या 6.67? ये हुआ। परसेंटेज सोडियम कितना आ रहा है?
39.2, ठीक है। दूसरा वाला 60.8, चलो आसपास, इसके आसपास आएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। यहां ध्यान दो। अब देखो भाई, परसेंटेज कैलकुलेट करना हमारा मेन एम नहीं है। हमारा जो मेन एम है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला को समझना है। सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको क्या बताता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें इंफॉर्मेशन देता है, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है ना, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule, actual number of atoms present in a molecule, present in a molecule of a compound। देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बिल्कुल सच सच बताता है कि उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में किस किस एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, उनके एक्चुअल नंबर के बारे में बताता है। जैसे कि मैं एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूं, पहला एग्जांपल, जैसे मैं लिख रहा हूं C2H6, तो साफ साफ बता रहा है कि इसमें कार्बन के, इसके एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 2 एटम हैं और हाइड्रोजन के कितने एटम है? 6 एटम। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 6 एटम। तो ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। दूसरा ले लेते हैं C6H12O6, तो ये सीधे सीधे बता रहा है कि कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है, ऑक्सीजन के 6 एटम है। तो ये बेटा ये क्या है? ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है ना। एक और एग्जांपल उठा लेते हैं N2O4, तो ये साफ साफ बता रहा है कि नाइट्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है। ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आया समझ में? ठीक है ना। लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला हमको क्या बताता है? ठीक है ना, इट गिव्स सिंपल रेशियो ऑफ, ये क्या देता है जल्दी बताओ? इट गिव्स सिंपल रेशियो ऑफ, ठीक है ना, सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ये हमको बताता है कि एक कंपाउंड में जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स का सिंपल रेशियो देता है। जैसे कि मान लो मेरा कंपाउंड है C2H6, तो भैया इसमें रेशियो जो है अगर तुम देखो तो इसमें एक्चुअल रेशियो है 2:6, लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या करेगा? इसको सिंपल रेशियो में बताएगा। अगर सिंपल रेशियो निकालो तो क्या आएगा? सिंपल रेशियो 1:3, और 1:3 से फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा? CH3। तो बेटा ये जो है ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जबकि जो CH3 है वो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। मेरी बात समझ रहे हो? CH3 क्या है? इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। याद रखना, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है उस टाइप का कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। वहां हमें बॉन्डिंग वगैरह कुछ नहीं देखनी। समझ में आ रहा है? जनरली एम्पेरिकल फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे CH3 एग्जिस्ट नहीं करता है। CH3 कोई कंपाउंड नहीं है। जैसे कि अगला एग्जांपल देखोगे, दूसरा एग्जांपल ये हो जाएगा हमारे पास C6H12O6, तो इसका एक्चुअल रेशियो है 6:12:6, लेकिन ये सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर देगा 1:2:1, ये बन जाएगा CH2O। क्या बन जाएगा? CH2O। तो इसमें ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझे कि नहीं समझे? बोलो भाई, हाँ या ना। तीसरा एग्जांपल हमने लिया था N2O4, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। रेशियो है इसका क्या? 2:4। सिंपली सिंपल करोगे तो हो जाएगा 1:2। इससे बनकर आया NO2। NO2 जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। वो बात अलग है कि इस फॉर्मूले में कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। ओके, समझ में आ रहा है? चलो, कोई दिक्कत तो नहीं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला।
हमें इसके आगे क्या करना है, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। यह है CH4, दूसरा है C2H6, तीसरा है C2H2, चौथा है C6H6 और पांचवा है C6H12O6। ये हमने दिए हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इससे निकालो मॉलिक्यूलर मास। क्या निकालोगे? मॉलिक्यूलर मास। फिर निकालोगे एम्पेरिकल फॉर्मूला और फिर निकालोगे एम्पेरिकल मास। फिर क्या निकालोगे? एम्पेरिकल मास। और उसके बाद निकालोगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या निकालोगे? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर को मैं शॉर्ट में लिखूंगा MF, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है ना, किताबों में N लिख देते हैं, मैं MF लिखता हूं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला, या फिर आप लिख सकते हो इसको मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये तो कर लोगे ना? लिखो यहां से। हो गया भाई? बताओ। से करो।
हाँ भाई बताओ, हो गया? ठीक है, चलो इसे सॉल्व करो। इसे सॉल्व करो। आगे बढ़े, बताओ भाई, हो गया? चलो मुझे आंसर बताओ। मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका? एम्पेरिकल फॉर्मूला कोई चेंज नहीं होगा, CH4। एम्पेरिकल मास कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 1, 16/16 1 आएगा। C2H6 मॉलिक्यूलर मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH3, एम्पेरिकल मास 15, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2। बहुत बढ़िया। थर्ड वाला 26, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH, एम्पेरिकल मास 13, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2, इसका 78, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6, इसका 180, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O, एम्पेरिकल मास 13 और मल्टीप्लाइंग फैक्टर 30 होगा ना यहाँ, 30 और मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6। समझ में आया? अब देखो जो भी हम लोग कर रहे हैं उसका एम क्या है। देखो जो भी हम कर रहे हैं उसके एम को समझो। एक्चुअली साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, वो एक मेथड यूज करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसे बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो मुझे एक मुझे नया कंपाउंड मिला है, अननोन कंपाउंड, मुझे एक अननोन कंपाउंड मिला है ना। पहले के टाइम पर ऐसे किया करते थे, अननोन कंपाउंड। इस अननोन कंपाउंड में सबसे पहले लगाते हैं
क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये पढ़ोगे तुम अभी आगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस लगाते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमको पता चल जाता है उस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन क्या प्रेजेंट है। हमें इससे पता चलता है क्वालिटेटिव एनालिसिस से कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हम लोग लगाते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव नाम से पता चल रहा है क्वांटिटी बताता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस लगाते हैं, ये भी पढ़ोगे तुम अभी ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में। तो इससे मिलता है परसेंटेज एलिमेंट। समझे कि नहीं समझे, क्या मिलता है, परसेंटेज एलिमेंट। फिर हम वो अननोन कंपाउंड का किसी दूसरी मेथड से, अदर मेथड से उसका हम लोग निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। किसी दूसरी मेथड से मॉलिक्यूलर मास, जैसे कि एक मेथड है जो तुम्हारे सिलेबस में है, उसे बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाली मेथड। 12th में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक मेथड है जिससे निकालते हैं, जो 12th में है आपके, है ना। एक और मेथड है जिससे हम निकाल सकते हैं क्या कहते हैं हम लोग, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके भी निकाल सकते हैं। कई लोग इससे भी निकालते हैं और कई लोग यूज करके निकालते हैं वेपर डेंसिटी से। ये अलग अलग मेथड है जिससे मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है ना। ये अलग अलग मेथड्स बनाई है। एक और मेथड थी मेटल के लिए स्पेसिफिक हीट से निकालने की, उनसे निकल जाता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। अब हमारे पास परसेंटेज एलिमेंट है और मॉलिक्यूलर मास है। हमें क्वेश्चन में ये दिया जाएगा और हमें इन दोनों को यूज करके क्या निकालना है, इन दोनों को यूज करके हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझे कि नहीं समझे, क्या निकालना है बोलो, इसको यूज करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। एक एग्जांपल, टाइम है ना अभी अपने पास, यहां तक आया समझ में, ठीक है। इसको यूज करके हमें निकालना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं क्योंकि टाइम कम है, बाकी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं, कोई और क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। मान लो एक क्वेश्चन है मेरे पास, फॉर अ कंपाउंड, एक कंपाउंड में, ठीक है ना, परसेंटेज कार्बन मान लो 80% है, परसेंटेज हाइड्रोजन मान लो 20% है ना। और क्वेश्चन में दिया है, उस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास हमको बताएगा। क्या बताएगा क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हमको बता रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बता रहा है 30। ओके, तो मेथड को समझो। देखो मेथड जो है, मेथड ये बोलता है कि सबसे पहले आप लिखो परसेंटेज एलिमेंट, है ना, या सबसे पहले लिखो एलिमेंट के बाद उसका परसेंटेज कितना है, मास परसेंट, ठीक है। तो एलिमेंट है मेरे पास कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन का है 80% और हाइड्रोजन का है 20%। इनके परसेंटेज को हम एज अ मास ट्रीट करेंगे। भाई 100 ग्राम ले लोगे तो 80 ग्राम हो जाएगा और 20 ग्राम हो जाएगा। फिर निकालेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, एक मोल का मास, है ना, ठीक है। इसका मास है 80, कार्बन का मास कितना होता है 12, इसका मास है 20 और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। इसको डिवाइड करोगे तो इसको डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 20/3, और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6.67, ये आ जाएगा 20। बेटा ये आ गए आपके नंबर ऑफ मोल, और लास्ट में हम नंबर ऑफ मोल का ले लेंगे सिंपल रेशियो। समझ में आ रहा है, सिंपल रेशियो कैसे लेते हैं। सिंपल रेशियो लेने के लिए इन दोनों में जो छोटा होगा, छोटे से दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो इसमें ये छोटा है, छोटे वाले से दोनों को डिवाइड करो, तो 6.67 एक्चुअली 20/3 है, तो ये 20/3 है। 20 कट गया, 3 ऊपर आ जाएगा, और ये पूरा कट गया, ये आ गया 1 और ये आ गया 3। बेटा ये सिंपल रेशियो है। सिंपल रेशियो से हमको मिलता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH3, बोलो हाँ या ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH3।
अब इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है 30, एम्पेरिकल तुम यहां से निकाल लोगे, एम्पेरिकल कितना आएगा, एम्पेरिकल मास कार्बन का 12 प्लस 3 इंटू 1 कितना आ गया 15, समझे? तो ये हो जाएगा अपने पास 15, ये हो गया 15। एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH3, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू CH3, और जो भी तुम अब इसको मल्टीप्लाई करोगे वो मल्टीप्लाई ये नीचे वाले नंबर्स में जाएगा, जो भी 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा C2, 2 इधर जाएगा तो H6। आंसर। मेथड समझ में आई? थोड़ी मैं डिटेल में समझाता हूं इसलिए लेंथी लग रही है, एग्जाम में करोगे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, समझ रहे हो? इस मेथड को यूज करके हमने एक अननोन कंपाउंड का क्या निकाल लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले निकाले गए हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स के फॉर्मूले निकाले गए हैं, ऐसे ही निकाले गए। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में इसके और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, इसको लिख लो।